23 सितंबर 2025 और हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के नाम से बचपन से एक बात पढ़ते हुए आ रहे हैं और गलत पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जमीन की सरफेस पे रखा हुआ हो तो हम बड़े मजे से कह देते हैं कि इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। और आज आपको पढ़ाएंगे कि ये बात A2 में गलत है। कैसे गलत है तो आपको समझाने जा रहे हैं। समझाने के लिए यूं देखिए कि ये हमारी अर्थ है। इस अर्थ को अभी मैं पास्ट पेपर के क्वेश्चन दिखाऊंगा। अर्थ हो, स्टार हो, कोई प्लेनेट हो, क्वेश्चन में बोलते हैं कि वो पॉइंट मास है। पॉइंट मास का मतलब होता है कि इस जमीन का, इस प्लेनेट का सारा मास इस प्लेनेट के सेंटर पे रखा हुआ है। ठीक है ना। अब जमीन का सारा मास जमीन के सेंटर पे रखा हुआ है। अब अगर जमीन का सारा मास जमीन के सेंटर पे रखा हुआ है तो फॉर एग्जांपल अब मेरे पास कोई पत्थर है। उस पत्थर को मैंने जमीन के सेंटर से दूर ले जाने की कोशिश की। मैं जैसे जैसे दूर लेके जा रहा हूं तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। और जब मैं सरफेस पर आ गया तो सेंटर से लेके सरफेस तक आने में मैं कुछ वर्क कर चुका हूं। और मैंने जितना वर्क किया है उस ऑब्जेक्ट के मास पर, वो उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पैदा करा चुका है एंड इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये जीरो के बराबर नहीं है। A2 की फिजिक्स में बेटा सुमाना नोट कीजिए। A2 की फिजिक्स में अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेनेट की सरफेस पर है तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेनेट की सरफेस पर होता है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होती। एएस में पढ़ाते हैं जीरो होती है, यहाँ पढ़ाते हैं जीरो नहीं होती। क्यों जीरो नहीं होती मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुमाना मुझे समझाएंगे। सर हम A2 की फिजिक्स में प्लेनेट को, स्टार को, सबको मानते हैं पॉइंट मास। पॉइंट मास का मतलब इसका सारा मास इसके सेंटर पे रखा हुआ है। जब सारा मास सेंटर पे रखा हुआ है तो सेंटर से सरफेस तक लाने में ही कुछ ना कुछ पोटेंशियल आ जाता है। इसलिए पोटेंशियल जीरो नहीं होता। जी बेटा सुमाना आप हमें बता सकती हैं अर्थ की सरफेस पे पोटेंशियल जीरो क्यों नहीं होता। सारा मास उनके सेंटर पर होता है तो सेंटर से सरफेस तक लाते लाते उसमें पोटेंशियल आ जाता है। इसलिए जीरो नहीं होता सर। एक बात हो गई, सही बताया बेटा सुमाना आपने। अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर सरफेस पे पोटेंशियल जीरो नहीं होता तो कहाँ पोटेंशियल जीरो माने। तो A2 की फिजिक्स कहती है कि आप ना एक बाउंड्री बनाए। ये जो मैंने ब्लू कलर की लाइन बनाई है दिस इज अ बाउंड्री। और ये बाउंड्री ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड जहां खत्म हो रही है उसके फौरन बाद है। दिस बाउंड्री इज जस्ट बियॉन्ड द पॉइंट at which gravitational field is ending and this line is called infinity। ये टर्म है इन्फिनिटी। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ हो तो क्योंकि सर वो ग्रेविटेशनल फील्ड से जस्ट बाहर निकल गया, और सर वो जस्ट बाहर निकल गया ना तो भाई उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो सरफेस पे नहीं है, इन्फिनिटी पर होती है। तो जरा पहले ये वाली बात बेटा लिख लीजिए। लिखिएगा पहली बात आज की क्लास की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन सरफेस ऑफ प्लेनेट इज नॉट जीरो। इट इज जीरो एट इंफिनिटी। इट इज जीरो एट इंफिनिटी। एक बात तो डिसाइड हो गई कि सर ये इंफिनिटी पे जीरो है। अच्छा दूसरी बात पे चले।
कहते हैं अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास एक 1 kg का पत्थर है, इस 1 kg के पत्थर को मैं इंफिनिटी से जमीन की तरफ लाने की कोशिश कर रहा हूं। जब बेटा मैं जमीन की तरफ लाऊंगा तो जमीन की फील्ड सर इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगी, ये पत्थर डिस्टेंस कवर करेगा, और जब 1 kg का पत्थर होता है तो इसे हम लोग कह देते हैं पर यूनिट मास। तो मैं इंफिनिटी से किसी पत्थर को लेकर आ रहा हूं, इंफिनिटी से ला रहा हूं, और किसी पॉइंट तक लाने में मैं जितना वर्क करता हूं उस 1 kg के पत्थर पर, जरा डेफिनेशन लिखिएगा फिर बेटा मैं आपको बताऊं। डेफिनेशन लिखिएगा, मैं वर्क कर रहा हूं 1 kg के पत्थर पे, वर्क डन पर यूनिट मास। मैं 1 kg के पत्थर पे वर्क कर रहा हूं। कैसा वर्क कर रहा हूं? सर आप वर्क कर रहे हैं इन मूविंग फ्रॉम इंफिनिटी, आप इंफिनिटी से लेकर आ रहे हैं, इन मूविंग फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, in the gravitational field. So this work done is called gravitational potential. बेटा सुमाना नोट कीजिएगा, मैं पोटेंशियल के आगे एनर्जी नहीं लिख रहा, उसकी वजह बताऊंगा। मैं खाली लिख रहा हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? सर आप 1 kg के पत्थर को इंफिनिटी से मूव करा के ला रहे हैं किसी पॉइंट तक इन द फील्ड, और जब वहां से लेकर आ रहे हैं तो सर आप जितना वर्क कर रहे हैं ये वर्क उसमें स्टोर हो जाता है एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। कॉपी कर चुके हो तो बेटा मैं थोड़ा सा आगे बात बढ़ाऊं। अच्छा बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को इस वाले सिंबल से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है Gm/r, Gm/r। इट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और हमेशा इसको माइनस में लिखते हैं। अब एग्जाम में ये सवाल भी आता है कि सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा माइनस में क्यों होता है? तो मैं इसके आपको दो आंसर बताना चाह रहा हूँ, और दोनों आंसर मैंने अपने नोट्स के अंदर प्रॉपर वर्डिंग में लिखे हुए हैं। अलबत्ता अभी यहाँ पे सिर्फ समझाने की कोशिश करूंगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव में क्यों होता है। तो बेटा ये बताइए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अभी मैंने बताया इन्फिनिटी पर जीरो होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन्फिनिटी पर जीरो होता है। जब आप जमीन के करीब आओगे तो आपको याद है दूर जाने से पोटेंशियल इंक्रीज होता है, जमीन से सरफेस से दूर लेके जाओ पोटेंशियल इंक्रीज होगा, सर करीब लेकर आऊंगा पोटेंशियल डिक्रीज होगा। और अगर ये चीज डिक्रीज होगी तो कोई भी नंबर अगर स्टार्ट जीरो से हो रहा है और फर्दर डिक्रीज हो रहा है तो पक्की बात है सर इट विल बी नेगेटिव। कोई नंबर स्टार्ट जीरो से हो रहा है और फिर डिक्रीज हो रहा है, कोई नंबर स्टार्ट जीरो से हो रहा है और फिर डिक्रीज हो रहा है, तो इट मस्ट बी नेगेटिव। ये वाली बात बेटा लिख लीजिए, वो क्वेश्चन में आएगा, बार बार पूछेगा बताइए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव क्यों होता है। तो बेटा आप ये लिखोगे, आप ये लिखोगे एट इंफिनिटी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज जीरो when object move towards center
towards center of the field, potential decrease, potential decrease। और अगर कोई नंबर जीरो से शुरू हो रहा है और फिर डिक्रीज हो रहा है, तो सर डिक्रीज होने पे 10 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि स्टार्ट जीरो से हो रहा है। सर जो चीज जीरो से स्टार्ट होगी डिक्रीज होगी नेगेटिव तो बनेगी। लेकिन मार्किंग स्कीम में मैंने आपको दिखाऊंगा अभी कि सम टाइम एक बड़ा आसान सा आंसर लिखा होता है इस सवाल का। अगर एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन है तो ये वाली बात लिख के जल्दी से आगे बढ़ जाइएगा। क्या? सर ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स रिपल्सिव भी होती है, अट्रैक्टिव भी होती है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। दस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। जो चीज अट्रैक्टिव होगी वो नेगेटिव होगी, ये भी फिजिक्स का एक रूल है। जो चीज अट्रैक्टिव होगी वो हमेशा नेगेटिव कंसीडर की जाएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होती है, सिर्फ अट्रैक्टिव होती है, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सिर्फ नेगेटिव होता है। इन बातों को याद करने की जरूरत है, जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करते वक्त ये बातें आपको बहुत सारी बार बार नजर आएंगी। अच्छा जी, थोड़ी सी और आगे चले। सर अभी आपने ऊपर डेफिनेशन में बात लिखी कि वर्क डन पर यूनिट मास, मास जिसको मूव करा रहे हैं, इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है। कभी खाली पोटेंशियल लिखा होगा, कभी चेन ऑफ पोटेंशियल लिखा होगा। यू नो डेल्टा मीन्स चेंज, डेल्टा मीन्स चेंज। एम डिवाइड हो रहा है, बेटा डिवाइड वाला एम वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। एंड दिस वर्क इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सर वैसे कहना क्या चाह रहे हैं आप? ओ भाई कहना मैं ये चाह रहा हूं कि अगर आप 1 kg के पत्थर को मूव कराओगे तो एनर्जी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। 1 kg के पत्थर को मूव कराओगे तो इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लेकिन अगर वो 1 kg का पत्थर नहीं है, 2 kg का है, तो पोटेंशियल को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वो पत्थर 3 किलो का है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 1 kg के पत्थर को डील करता है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हर तरह के मास को डील कर लेती है। और इस तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया -G m/r। नोट कीजिएगा ये फॉर्मूला, -G m/r। और जब आप ये फॉर्मूला नोट कर लें, हाँ बड़ा समाना नोट कर चुके हो तो मुझे बताएं। जब आप नोट कर लें तो एक चीज जो मैंने नोट किया है कि स्टूडेंट को कंफ्यूज करती है आगे चल के वो कंफ्यूजन मैं यहाँ पे दूर करना चाह रहा हूँ। क्या? सर ग्रेविटेशनल फोर्स होती है G m/m/r², और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है G m/m/r। दोनों में स्क्वायर का डिफरेंस है बस। इसी तरह अगर मैं आपसे बोलूं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, सर फॉर्मूला होता है
एम अपॉन आर स्क्वायर। और अगर मैं पूछूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो सर फॉर्मूला होता है जी एम अपॉन आर। सुमाना जरा देखिए कंफ्यूजन बाकी है या नहीं। नहीं आई ना समझ में। मैंने फार्मूला शीट दोबारा लिखी है, कोई नई बात नहीं पढ़ाई। मैंने कोई नई बात नहीं पढ़ाई। मैंने सिर्फ फार्मूला शीट बेटा दोबारा लिखी है सुमाना। मैंने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स का ये फार्मूला होता है, आपको पहले पढ़ाया मैं। और अभी नया फार्मूला पढ़ाया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आप देखो दोनों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी है। फर्क ये है कि फोर्स में स्क्वायर है, पोटेंशियल एनर्जी में स्क्वायर नहीं है। सिर्फ सामने फार्मूला लिखकर कंफ्यूजन दूर करना चाह रहा हूं सुमाना की, कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है तो स्क्वायर के साथ है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है तो विदाउट स्क्वायर है। इसी तरह ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हम पढ़ चुके हैं, ये रहा फॉर्मूला, बट स्क्वायर के साथ है। और स्क्वायर के बगैर कर दूंगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो बेटा मैंने कोई नई बात नहीं पढ़ाई, मैंने तो चारों फार्मूले तुम्हारे सामने लिख दिए हैं। जी बेटा सुमाना, बात समझ में आती है। अच्छा और आगे चले थोड़ी सी एक और बात। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे आज की क्लास में जिसमें वो कहेगा कैलकुलेट चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या मतलब? सर वो करेगा ये, बोलेगा ये जमीन है, ये इसकी फील्ड है, इसकी फील्ड में कोई ऑब्जेक्ट ए पे रखा हुआ था, हम ए से उसको बी तक लेकर आ रहे हैं। जब आप ए से बी तक लेकर आए, ग्रीन पाथ से ही आए, ए से बी तक जब आप आए, तो बताइए कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया। और आपको याद है चेंज के लिए डेल्टा लिखते हैं, चेंज के लिए डेल्टा लिखते हैं। तो बेटा जरा एक और फार्मूला लिखिएगा, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, चेंज का फॉर्मूला है जी एम एम। बताना बेटा, ए से बी आ रहे हो, ए से बी आ रहे हो, तो हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। हमेशा क्या होता है बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल। सर फाइनल बी है तो बी का डिस्टेंस, इनिशियल ए है तो ए का डिस्टेंस। ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि इस इक्वेशन में जितने माइनस लगे हुए हैं ना, ये माइनस आपको आगे चल के परेशान कर देंगे। हमने भी पढ़ा पढ़ा के एक चालाकी सीखी, और जो सीखी वो बात यहाँ लिखने जा रहा हूँ। इस वाले स्टेप को इग्नोर मारिएगा, इस वाले स्टेप को इग्नोर मारिएगा। ये तो मैंने बाय द रूल कर दिया, ए से बी आते हैं तो इस तरह फॉर्मूला लिखते हैं। इसको इग्नोर मारिएगा बेटा सुमाना, नहीं लिखिएगा। आप डायरेक्ट ये फार्मूला लिखिएगा, समझ लें ये फार्मूला नंबर 1 है, इस चैप्टर का ये फार्मूला नंबर 2 है, ये फार्मूला नंबर 3 है, ये फार्मूला नंबर 4 है, ये फार्मूला नंबर 5 आ रहा है। बीच वाले को इग्नोर मारिएगा, और इग्नोर मार के जरा सुनिएगा। कैपिटल जी दोनों में, सर एम दोनों में, स्मॉल एम दोनों में, कॉमन ले लिया। और कॉमन लेके लिखिएगा 1 अपॉन इनिशियल पॉइंट डिस्टेंस माइनस फाइनल पॉइंट डिस्टेंस। वैसे फाइनल माइनस इनिशियल होता है, पर इसको इग्नोर मारे परेशान हो जाएंगे आप, इग्नोर मारे परेशान हो जाएंगे आप। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी जी एम एम। और देखिए मैंने बाहर प्लस लगाया, असल में वो माइनस अंदर ले जाके मैंने गायब करा दिया। जी एम एम ब्रैकेट में 1 अपॉन आर आई, आई फॉर इनिशियल पॉइंट का डिस्टेंस, आर एफ का मतलब सर फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस। सर डिस्टेंस किस चीज का डिस्टेंस, सर ये समझ में नहीं आया। तो सुनो, ये जो पॉइंट ए है ना, ये ए प्लेनेट से कितना दूर है, इस डिस्टेंस का नाम है आर ए। ये जो पॉइंट बी है ना, ये प्लेनेट के सेंटर से कितना दूर है, इट इज आर बी। आर ए, ए का प्लेनेट के सेंटर से डिस्टेंस, आर बी, बी का
प्लेनेट के सेंटर से डिस्टेंस। ठीक है जनाब। अब ये जो आर ए आर बी है, इसको बेटा मैं यहां पर कह रहा हूं इनिशियल और फाइनल। ये जगह इनिशियल है, ये जगह फाइनल है। तो ये इनिशियल है, ये जगह फाइनल है। तो इसलिए आपको फार्मूला जो आपको अब नजर आ रहा है वो फार्मूला होगा ये वाला। जरा बेटा देखना, आर आई इनिशियल पॉइंट का डिस्टेंस, आर एफ फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस। आर आई इनिशियल पॉइंट का डिस्टेंस, आर एफ फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस। इट इज फार्मूला नंबर 5। इट इज फार्मूला नंबर 5। और आप देखिएगा बहुत सारे सवालों में पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट करवाएंगे और काइनेटिक एनर्जी में स्पीड कैलकुलेट करवाएंगे। पूछेंगे व्हाट इज स्पीड। ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी का लॉस, काइनेटिक एनर्जी का गेन। पोटेंशियल एनर्जी का लॉस, काइनेटिक एनर्जी का गेन, और काइनेटिक एनर्जी की गेन में से वेलोसिटी कैलकुलेट करवाएगा वो आपसे। तो इसे भी एज अ फार्मूला नंबर 6 नोट कर लेना। जी बड़ा सुमाना, क्या यहाँ तक पहुंच गए आप? अच्छा जी। अब हम आपको चाहेंगे कि इन ये जो हमने पूरी थ्योरी आपको सुना ली, इस थ्योरी को लेके पास पेपर में जाएं कि पास पेपर में क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। ठीक है। अरे सर क्वेश्चन में, सर पेपर में सर को डेरिवेशन आती है? डेरिवेशन एक आती है। इस टॉपिक की एक डेरिवेशन आती है। क्या डेरिवेशन आती है सर? डेरिवेशन होगी, वो कहेगा कैलकुलेट एनर्जी ऑफ सैटेलाइट अराउंड द प्लेनेट। बेटा एक डेरिवेशन आती है, एक डेरिवेशन आती है। तो डेरिवेशन क्या मैं आपको कराने जा रहा हूँ। डेरिवेशन जरा देखिए बेटा। डेरिवेशन ये होगी, कहेंगे जनाब ये अर्थ है, इस अर्थ का मास कैपिटल है। सर इस अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट घूम रही है। इस सैटेलाइट में बताइए कौन कौन सी एनर्जी होगी? घूम रही है, घूम रही है। तो बेटा ये बताइए सुमाना, अगर कोई चीज घूम रही है, हरकत कर रही है, तो हरकत की वजह से कौन सी एनर्जी आ जाती है उसके अंदर? ड्यू टू द मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो ड्यू टू द मोशन सर ऑब्जेक्ट में एनर्जी आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम में वो कहता है काइनेटिक एनर्जी ड्राइव करो, काइनेटिक एनर्जी ड्राइव करो। सैटेलाइट का मास m, अर्थ का मास कैपिटल M। ये सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूम रही है और जितने रेडियस में घूम रही है वो रेडियस फॉर एग्जांपल x है। और क्वेश्चन है इसकी काइनेटिक एनर्जी ड्राइव करें। कैसे ड्राइव करूंगा? तो सुनो बेटा, कभी भी कोई चीज घूम रही हो तो हम फौरन अप्लाई करते हैं सर ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेनेट के अराउंड घूम रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। बताइए बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है एम वी स्क्वायर अपॉन रेडियस। एम वी स्क्वायर अपॉन रेडियस। और ग्रेविटेशनल फोर्स होती है कैपिटल जी, प्लेनेट का मास, सैटेलाइट का मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, दोनों तरफ एक्स से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, मास कैंसिल नहीं कर देना, नहीं कर देना। सर वजह? ओ भाई, एम वी स्क्वायर को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है। बेटा जवेरिया हमें मशवरा दीजिए, एम वी स्क्वायर को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है। मैं क्या करूं कि एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी बन जाए? डेरिवेशन है ये। बिल्कुल सही बात है। बोथ साइड्स को हाफ से मल्टीप्लाई कर दें।
मतलब बोथ साइड्स को 2 से डिवाइड कर दें। तो 2 से डिवाइड करके ये बन गया हाफ एम वी स्क्वायर, और 2 से डिवाइड करके ये बन गया जी एम एम अपॉन 2x। इधर भी 2 आ गया, इधर भी 2 आ गया। ठीक है बेटा, दोनों तरफ 2 आ गया। और जनाब जब दोनों तरफ 2 आ गया तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया जी एम एम डिवाइडेड बाय 2x। ये डेरिवेशन एग्जाम में आती है, ये डेरिवेशन बेटा एग्जाम में आती है। दिस इज अ डेरिवेशन in which they are asking to drive equation of kinetic energy of a satellite orbiting around a planet। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई जो कि हमने ड्राइव कर दी। जी बेटा, नोट कर चुके हैं आप? और अगर नोट कर चुके हो तो आपको पता है हमारी आदत है क्या, हम कोशिश करते हैं कि आपको कोई एग्जाम का क्वेश्चन दिखा दें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि ये वाली चीज़ एग्जाम में किस तरह से आती है। तो ज़रा देखिएगा बेटा एग्जाम में ये चीज़ किस तरह से आती है। इसको पहले हम इरेज करके ब्लैंक कर लें। ये ब्लैंक हो गया। और ब्लैंक होने के बाद ज़रा देखिएगा सबसे पहला सवाल, जो भी मैंने आपको डेरिवेशन कराई है, मैं आपको क्वेश्चंस की दुनिया में लेके जा रहा हूँ। और आपके पास बेटा क्योंकि जवेरिया बुक है तो आप ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं ग्रेविटेशन के चैप्टर में, नवंबर 2015 पेपर 42 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है एक सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है अर्थ के अराउंड, आपको उसकी काइनेटिक एनर्जी ड्राइव करनी है। अब बेटा इसमें इतनी कम जगह दी थी तो हमने उसको येलो पेज के ऊपर ड्राइव कर दिया। अब दोबारा तो ड्राइव नहीं करेंगे, काइनेटिक एनर्जी तो आप ड्राइव कर चुके हो। अच्छा नीचे आओ, लिखा हुआ है स्टेट एन एक्सप्रेशन। इट मींस दे आर नॉट आस्किंग टू ड्राइव, जस्ट स्टेट। आपको खाली फॉर्मूला लिखना है किस चीज का, पोटेंशियल एनर्जी का, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। और अभी अभी हम आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा कर आए, जो हमने आपको येलो पेज के ऊपर लिखवाया था। फॉर्मूला होता है बेटा माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम अपॉन एक्स। जस्ट स्टेट, इट इज अ 1 मार्क क्वेश्चन, दे आर नॉट आस्किंग टू ड्राइव। इसमें डेरिवेशन बोली जो मैंने आपको करा दी, इसमें डेरिवेशन नहीं बोली, मैंने डायरेक्ट लिख दी। एंड नाउ अगेन ड्राइव टोटल एनर्जी। भाई टोटल एनर्जी का मतलब सैटेलाइट में दो एनर्जीज हैं, काइनेटिक एनर्जी जिसकी वजह से सैटेलाइट मूव कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी जिसकी वजह से सैटेलाइट अर्थ के अराउंड बाउंड है। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड ने पकड़ के रखा हुआ है, बाउंड है, तो पोटेंशियल एनर्जी ने उसको बांध के रखा हुआ है। अब काइनेटिक एनर्जी बेटा अभी अभी हमने आपको ऊपर लिख के दिखाई है कि भाई काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी भी ड्राइव की है कैपिटल जी प्लेनेट का मास सैटेलाइट का मास डिवाइडेड बाय 2x। और पोटेंशियल एनर्जी जो मैंने ड्राइव नहीं की है, जी एम एम एस डिवाइडेड बाय एक्स। इन दोनों का बेटा टोटल करो, एलसीएम ले लो, टोटल कर लो। जब आप टोटल करोगे तो सर टोटल आएगा माइनस जी एम एम एस डिवाइडेड बाई 2x। सर वजह, ओ भाई ये है 1/2। ठीक है बेटा, ये है एक तरह से 1/2। सर अब 1/2 में से -1 करते हैं तो जवाब आता है -12। तो ये माइनस ये रहा, हाफ ये रहा, बाकी तो सब कुछ दोनों में कॉमन है, जी एम एम अपॉन एक्स, ये तो कॉमन है। कॉमन को मैंने एक दफा लिख दिया और हाफ में से बेटा 1 मैंने माइनस करा दिया।
A2 के स्टूडेंट है बेटा, इतना अलजबरा तो सबको आता है। तो पहले हमने काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी, फिर टोटल एनर्जी, और फिर टोटल एनर्जी को लेके बेटा एक और क्वेश्चन हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। क्या क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन ये है कि सर कोई सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही थी, लेकिन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हुए, आपको पता है अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर है, अर्थ के अराउंड एयर है। उस एयर में जब सैटेलाइट मूव कर रही थी अर्थ के अराउंड, तो एयर की रेजिस्टिव फोर्सेस ने, ठीक है ना, रेजिस्टिव फोर्स ने इस सैटेलाइट की मूवमेंट को अफेक्ट किया। सर क्या अफेक्ट करेगा? ओ भाई रेजिस्टिव फोर्स है ना, तो रेजिस्टिव फोर्स में आपको पता है हमेशा एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। हमेशा एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना? तो जनाब सर यहाँ पे भी यही हुआ है कि सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूम रही थी, और थर्मल एनर्जी में उसकी एनर्जी कन्वर्ट हो गई, जाया हो गई। तो सर जब जाया हो जाएगी ना, तो ऑब्वियसली सर टोटल एनर्जी सर पहले से कम हो जाएगी। टोटल एनर्जी सर पहले से कम हो जाती है। रेजिस्टिव फोर्स में हमेशा थर्मल एनर्जी में एनर्जी जाया हो रही होती है, और अगर एनर्जी जाया हो गई तो सर टोटल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। और सर अगर टोटल एनर्जी डिक्रीज हो गई, टोटल एनर्जी डिक्रीज हो गई, सर टोटल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम। तो सर टोटल एनर्जी कम होने की वजह से जो सैटेलाइट होती है ना सर, वो जमीन के करीब आ जाती है। लिखा हुआ है कि रेजिस्टिव फोर्स की वजह से रेडियस चेंज हो गया है। रेडियस जब भी चेंज हो सकता है, रेडियस जब भी चेंज हो सकता है जब कोई चीज घूमते हुए जमीन के करीब आ जाए या दूर हो जाए। तो आप खुद सोचिए, अगर मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि मैं सैटेलाइट की सारी एनर्जी खत्म कर दूं, तो भाई सैटेलाइट जमीन पे आके गिरेगी। तो अगर सैटेलाइट की एनर्जी थोड़ी सी भी कम हो गई, तो सर वो सैटेलाइट का जो ऑर्बिटल रेडियस है ना सर, वो ऑर्बिटल रेडियस भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। सर ऑर्बिटल रेडियस भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। जो सैटेलाइट बड़े ऑर्बिट में घूम रही थी सर, वो सैटेलाइट का ऑर्बिट आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। अच्छा, मैं इसकी कन्वर्सली भी बात करके बताऊंगा, ताकि आपको मेरी ये बात समझ में आ जाए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। कन्वर्सली भी एक बात समझाऊंगा, रुकिएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, रेजिस्टिव फोर्स की वजह से रेडियस कम हो गया, टोटल एनर्जी कम हो गई, टोटल एनर्जी कम हो गई, रेडियस कम हो गया, प्लेनेट के करीब सैटेलाइट आ गई। आपको पता है कोई चीज जमीन के करीब आ रही हो तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही होती है। जमीन के करीब आने में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही होती है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही हो तो सर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है। सर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है जनाब। अच्छा, मैंने भी आपसे कहा था ना, मैं इसका उल्टा भी एक सुनाऊंगा तो आपको मेरी बात शायद बेहतर समझ में आए। पहले जरा इसको नोट कर लें, फिर मैं आपको इसकी एक उल्टी कहानी सुनाता हूँ। मैं आपको इसकी एक उल्टी कहानी सुनाता हूँ, उल्टी सुनाऊंगा तो ये बात आपको और अच्छी समझ में आ जाएगी। सवाल खत्म हो चुका है। कॉपी कर चुकी हूँ तो मैं आगे बढ़ाऊंगा। अच्छा जी, अब मैं इसकी एक उल्टी बात पढ़ाने जा रहा हूँ। उल्टी बात क्या, तो जरा उल्टी बात सुनिए। उल्टी बात ये है कि अगर आपने बचपन में कोई ऐसा झूला झूला हो, तो मेरे लिए बात जरा समझाना आसान हो जाएगी, कि जिसमें, ये बचपन की बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है, कि जिसके अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उन छोटे बच्चों को एक ऐसे झूले पर बिठा देते हैं कि उस झूले के अंदर कोई लकड़ी का हॉर्स होता है, लकड़ी का एलिफेंट होता है, ठीक है ना, वुड के एनिमल्स बने हुए होते हैं। उन एनिमल्स को उन्होंने किसी चेन से हैंग किया हुआ होता है, उसके ऊपर बच्चे को बिठा देते हैं, और शुरू के अंदर जो एनिमल होता है वो वर्टिकली हैंग हुआ हुआ होता है बाय चेन। ठीक है जनाब, ये फॉर एग्जांपल कोई एनिमल है, और इस एनिमल को इन्होंने चेन से हैंग किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है कि उस पूरे स्विंग को ना जोर से घुमाना शुरू करते हैं।
स्पीड बढ़ाना शुरू करते हैं। बताइए जब स्पीड बढ़ाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ाते हैं। जवेरी आप बताइए, अगर आपने ये झूला झूला हुआ हो तो शायद आपके लिए मेरे समझाने में आसानी हो जाए। जब झूला घूमना शुरू होता है और स्पीड बढ़ाते हैं, तो स्पीड बढ़ाने से ये बताइएगा, ये जो जिस झूले पर आप बैठे हुए हैं, वुड के एनिमल पे बैठे हुए हैं, ये ऐसी वर्टिकल रहता है या वर्टिकल से ये थोड़ा सा ऊपर उठना शुरू कर देता है जब स्पीड बढ़ाते हैं? थोड़ा सा ऊपर उठना शुरू हो जाता है। और जितनी ज्यादा स्पीड करते चले जाओगे ना, जितनी ज्यादा स्पीड करते चले जाओगे, वो झूला ऐसा ऐसा वैसे ही थोड़ा सा और ऊपर उठता चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, जब ऊपर उठ रहा है ना, तो ऊपर उठ रहा है तो ये सर्कल के सेंटर से बाहर भाग रहा है। और अब सर्कल के सेंटर से बाहर भाग रहा है, तो वो फोर्स जो सर्कल के सेंटर से बाहर भगाती है, उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है जनाब। तो सुनो, ये हमारी जमीन, ये सैटेलाइट। सैटेलाइट एक सर्टेन स्पीड से भाग रही है। सर जब वो सर्टेन स्पीड से भाग रही है ना, सर्टेन स्पीड से सैटेलाइट भाग रही है, तो इसके भागने को अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की तरफ खींच रही है। लेकिन इसकी स्पीड से बेटा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होती है। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, ये कैम्ब्रिज बोर्ड के अंदर पढ़ाई नहीं जाती। एडेक्सल में पढ़ाते हैं वहां पे, या नहीं पढ़ाते? सर देयर इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि बाहर की तरफ खींच रही है, बाहर की तरफ फेंक रही है। और इट इज अ रिएक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल सेंटर से बाहर की तरफ। ठीक है जनाब, सेंटर से बाहर की तरफ। और अभी मैंने क्या कहा? सर अगर आप स्पीड बढ़ाना शुरू कर दो, स्पीड बढ़ाओ, पता है क्या होगा? जरा गौर से सुना। सर अब स्पीड बढ़ाएंगे ना आप, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सर अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ाने के लिए फ्यूल आपने डाला हुआ है, इंजन से स्पीड बढ़ा दी। आपने स्पीड बढ़ाई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो जवेरिया बताना, सैटेलाइट जमीन के करीब आ जाएगी, दूर चली जाएगी? दूर चली जाती है। सर अब दूर चली जाती है तो उसका ऑर्बिटल रेडियस बढ़ जाता है। ऑर्बिटल रेडियस बढ़ जाता है। जैसे ही उसका ऑर्बिटल रेडियस बढ़ता है, जमीन से दूर जा रही है, तो जमीन से दूर जाने पर, कोई भी चीज दूर जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। और ये पोटेंशियल एनर्जी असल में काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना, अब जमीन से दूर जा रही है। और गौर से सुनना, अगर आप स्पीड बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, तो बढ़ाते बढ़ाते एक वक्त ऐसा आता है, या हम टॉपिक पढ़ाएंगे आपको इसी A2 की फिजिक्स में। एक वक्त ऐसा आता है, सैटेलाइट की स्पीड इतनी ज्यादा हम लोग कर देते हैं कि सैटेलाइट अर्थ की फील्ड में से निकल के बाहर भाग जाती है। उस टॉपिक को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक है जनाब। आपने स्पीड इतनी ज्यादा कर दी कि वो सैटेलाइट अर्थ की फील्ड में से निकल के भाग गई। ठीक है। तो अभी कहना क्या चाह रहा हूं, और से सुनना। सर स्पीड बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, सैटेलाइट दूर चली जाएगी, दूर चली जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी को कम करा देगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। लेकिन अगर आप इंजन चला रहे हो, इंजन बंद ही नहीं कर रहे, फॉर एग्जाम्पल आप इंजन बंद नहीं कर रहे, फिर अगर आप इंजन नहीं बंद कर रहे ना, तो स्पीड भी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रही है। और एक वक्त ऐसा आता है कि काइनेटिक एनर्जी सर पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाती है। ठीक है जनाब। जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाए, तो गौर से देखिएगा, हाफ mv² इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी सर जी एम अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। जी सॉरी, स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर नहीं होता, जी एम अपॉन डिस्टेंस। दोनों तरफ बेटा m से m कैंसिल होगा, और इसी वेलोसिटी को 2 से डिवाइड था, उधर आके मल्टीप्लाई हो गया। 2 से डिवाइड था बेटा, उधर आके मल्टीप्लाई हो गया। स्क्वायर था बेटा, उधर आके अंडर रूट बन गया। इस वेलोसिटी को कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। ये आपके कोर्स में है, सवाल कराऊंगा। इट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। सर इस वाली बात का पिछले सवाल से कनेक्शन बनाए क्या है? ओ भाई, पिछले सवाल से कनेक्शन ये करने जा रहा हूँ, कनेक्शन ये करने जा रहा हूँ, गौर से सुने। सर अगर इंजन काम नहीं कर रहा, सैटेलाइट में रेजिस्टिव फोर्स सैटेलाइट की एनर्जी खराब कर रही है, तो टोटल एनर्जी डिक्रीज होगी, ऑर्बिटल रेडियस कम हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जमीन के करीब आ रहे हैं। सर उल्टा चले, सर उल्टा चले। भाई उल्टा चले, उल्टा चलने में रेजिस्टिव फोर्स के बजाय मैंने क्या करना शुरू कर दिया?
मैंने भाई ऐसा पावरफुल इंजन लगा दिया, उस पावरफुल इंजन से मैं क्या करा रहा हूँ, स्पीड बढ़वा रहा हूँ। ठीक है जनाब, स्पीड बढ़वा रहा हूँ, स्पीड बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो सर उसका ऑर्बिटल रेडियस बढ़ेगा, ऑर्बिटल रेडियस बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। आप क्या कर रहे हैं जनाब, स्पीड बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे, इतनी स्पीड कर दी कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गई। और जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गई तो सैटेलाइट जमीन की फील्ड में से निकल के भाग गई। ऐसी वेलोसिटी का नाम एस्केप वेलोसिटी। और सुमाना फॉर्मूला नंबर 7 भी लिख लें। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2gm/x, 2gm/x। आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें, वेलोसिटी कैलकुलेट कर लें। इतनी वेलोसिटी से जब किसी सैटेलाइट को चलाओगे तो वो सैटेलाइट घूमेगी नहीं, फील्ड में से निकल के बाहर भाग जाएगी। इट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। तो आज की क्लास में मुझे लगता है कि मैं पास पेपर के क्वेश्चन जो मेरी कराने की आदत है, उसके बजाय मैंने थ्योरी आपको बहुत सारी सुना दी जिसके बगैर गुजारा नहीं था। सारी थ्योरी मैंने सुना दी है, एनर्जी की सारी थ्योरी बेटा मैंने सुना दी है। रिकॉर्डिंग भी मैंने कर ली है, रिकॉर्डिंग को बेटा यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। 23 सितंबर 2025 आज की क्लास में एनर्जी की सारी थ्योरी हो गई है, ग्रेविटेशन की।